अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रायू इतना बोलकर वहां से चली जाती है। रॉबिन भी खुश हो जाता है कि सोना ने कम से कम दोस्ती के लिए तो हाँ कहा। रायू जुल के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जुल बोली, अरे रायू क्या हुआ, तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है। रायू बिना कोई जवाब दिए उसे लेकर जा रही थी। जुल बोली, बोलना क्या हुआ है। रायू उसे हॉस्पिटल के ही गार्डन में ही साइड में लेकर आती है जहाँ आसपास कोई नहीं था। वो जुल को कसकर गले लगा लेती है। जुल हैरान रह जाती है कि इसे अचानक क्या हुआ है। जुल रायू की पीठ पर हाथ फेरते हुए, रायू बोलना क्या हुआ है, तू मुझे यहाँ ऐसे क्यों लाई है। रायू जुल से अलग होकर पास ही रखी चेयर पर बैठ जाती है। जुल भी उसके पास बैठ जाती है। रायू बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जुल, मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरा सिर फट रहा है। जुल को अब रायू की फिक्र होने लगती है। जुल बोली, साफ साफ बता ना कि क्या हुआ है। रायू बोली, वो आदित्य जी, वो बहुत अजीब इंसान है। जब जब उन्हें देखती हुई एक अजीब सा एहसास होता है। कभी ऐसा लगता है कि उनके पास रहूं, कभी लगता है कि भाग जाऊं। उनकी आंखें कुछ अजीब है उसमें, वो मुझे ऐसे देखते हैं तो कभी डर लगता है तो कभी अपनापन। जब से मैंने उन्हें मॉल में देखा है तब से मेरे दिमाग में उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। जुल बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। रायू बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने आदित्य जी को बाहर घूमने फिरने को बोला है, नए दोस्त बनाने को बोला है और उसके लिए रॉबिन जी ने मुझे पूछा है, क्योंकि उनका मानना है कि वो मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। मैंने भी उनसे दोस्ती के लिए हाँ तो कहा है, पर अब मुझे डर लग रहा है। जुल बोली, किस बात का डर। रायू जुल का हाथ पकड़ते हुए, तू किसी को बताएगी तो नहीं ना। जुल बोली, हाँ हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रायू बोली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ रहूंगी तो मेरे मन में उनके लिए फीलिंग आ जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। जुल बोली, और तू ऐसा क्यों नहीं चाहती। रायू बोली, क्योंकि आहान मेरी लाइफ में है, जो मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, यह भी सच है कि मैं उससे नहीं करती हूँ, पर वो तो मुझसे करता है ना। वो मेरा कितना ध्यान रखता है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती हूँ, उसके साथ गलत नहीं कर सकती हूँ। और तूने ही कहा था कि मैं बचपन से उससे प्यार करती हूँ, तो अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो मेरा प्यार भी आ जाएगा। फिर आदित्य जी, उनका क्या होगा। मैं एक साथ दो लोगों के साथ गलत कर दूंगी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जुल रायू को शांत करवाती है। फिर देख रायू, दिल और दिमाग में जंग चल रही है तो हमें दिल की सुननी चाहिए। दिमाग हमेशा प्रैक्टिकल फैसले लेता है और दिल वो फैसले लेता है जिसमें हमें सुकून मिलता है। तू जो भूल गई है उसके बारे में मत सोच, अभी जो सामने है उसके बारे में सोच। और तुझे आदित्य जी के साथ अभी दोस्ती करनी है और कुछ नहीं। और अगर तुझे उनसे प्यार भी हुआ और आहान को पता चला तो वो अगर तुझसे सच्चा प्यार करता होगा तो तुझे ज़रूर समझेगा। प्यार में सिर्फ हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता है, अपने प्यार की खुशी में सब कुछ गंवाना भी प्यार होता है। तू थोड़ी देर अच्छे से सोच ले, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। जुल वहां से उठकर चली जाती है। रायू वहीं बैठे बैठे सोचने लगती है। रायू के दिमाग में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ आदित्य का साथ अच्छा भी लग रहा था, दूसरी तरफ यह सब करना उसे आहान के साथ में धोखा देना लग रहा था। वह आदित्य की मदद करना चाहती थी पर आहान को धोखा भी नहीं देना चाहती थी। वह जानती थी कि आहान उसको लेकर कितना पॉजेसिव है। अगर उसे पता चल गया कि वह किसी से दोस्ती कर रही है उसे यह भी बर्दाश्त नहीं होगा, पर आदित्य को अकेले छोड़ना भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आदित्य की जो कंडीशन थी उसे वह ठीक करना चाहती थी, उसे बिल्कुल अच्छा करना चाहती थी। ऐसा क्यों चाहती थी उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था, बस वो चाहती थी कि आदित्य जल्द से जल्द ठीक हो सके। काफ़ी देर तक अजीब सी कश्मकश में बैठी हुई थी। आदित्य दूर खड़े हुए अपनी सोना को देख रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी को समझ रहा था। जिससे वो इतना प्यार करता है आज वह इतनी परेशान है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि अगर सोना की याददाश्त नहीं गई होती तो वो उसे छोड़कर कभी आहान के पास में नहीं जाती, क्योंकि वह खुद जानता था कि सोना उससे कितना प्यार करती है। सोना को इस परेशानी से निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, कैसे भी करके सोना की याददाश्त वापस आ जाए। वह रॉबिन को कुछ मैसेज करता है और फिर वापस से अपनी सोना को देखने लगता है। सोना भी काफ़ी देर तक बैठी रहती है और उसके बाद उठकर अपने काम में लग जाती है।
क्योंकि काम करने से ही थोड़ी उसके मन को शांति मिलेगी, इसलिए अपने काम में लग जाती है। आदित्य वापस अपने रूम में आ जाता है। शाम के समय आहान रायु और जुल को लेने के लिए जाता है। रायु चुप चुप सी रहने लगी थी, जो आहान को अच्छा नहीं लगता है। आहान बोला, क्या बात है रायु, आजकल तुम काफ़ी चुप चुप रहती हो, कोई परेशानी है क्या, या हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम है? रायु बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है आहान, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। आहान बोला, तुम परेशान मत रहा करो, मुझे तुम्हें परेशानी में देखकर अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे आकर शेयर कर सकती हो। मैं सबसे पहले तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ, उसके बाद में कुछ और। रायु बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वह अपने मन में, आहान मेरी कितनी चिंता करता है, उसे मेरी कितनी फिक्र है, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है, उसके बावजूद भी आज दिन तक उसने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की। और मैं क्या कर रही हूँ उसके साथ? क्या मेरा इस तरह उसे बिना बताए किसी और से दोस्ती करना सही है? अगर उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा, मैंने उसके साथ में कितना गलत किया। पर अगर आहान को पता चला तो वह कभी नहीं चाहेगा कि मैं आदित्य जी से दोस्ती करूं, और ऐसे में वापस से उनकी तबीयत खराब हो गई तो नहीं नहीं, मैं उनकी जान के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर आहान को बुरा लगेगा तो मैं उसे समझा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आहान को धोखा नहीं दूंगी। मैं आदित्य जी से बस दोस्ती ही रखूंगी। पर पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मन में अजीब सी हलचल होने लगती है। उनके पास होने का एहसास जो है वो बहुत अजीब है, उसमें सुकून भी है। रायु अपने ही ख्यालों में गुम थी, इतने में ही आहान अपने घर पहुंच जाता है। जुल का भी ध्यान नहीं था, वो खुद भी अपने मन में अपने ख्यालों में उलझी हुई थी। उसने भी ध्यान नहीं दिया कि आहान उसे अपने घर लेकर आ गया। जुल सवालिया नज़रों से आहान को देखती है कि वह उसे यहाँ पर क्यों लाया है। आहान बिना जुल को देखे, तुम आज यहीं रुकोगी रायु के साथ में, मुझे कुछ काम है, मैं उसके लिए बाहर जा रहा हूँ, 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा, तब तक तुम रायु के साथ में रहना, हो सके तो कल हॉस्पिटल मत जाना। रायु बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा, हॉस्पिटल तो हमें जाना होगा। आहान बोला, मुझे पता था कि तुम हॉस्पिटल जाने की जिद करोगी, कोई बात नहीं, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वह तुम्हें छोड़ देगा और वापस लेकर भी आ जाएगा। रायु बोली, ठीक है, बोलकर रूम में जाने लगती है। आहान जुल को रुकने का इशारा करता है। जुल बोली, रायु तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। रायु हाँ में गर्दन हिलाती है और अपने रूम में चली जाती है। आहान जुल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए स्टडी रूम में लेकर आता है और जोर से दरवाज़ा लगा देता है। आहान गुस्से से बोला, ये क्या चल रहा है आजकल रायु के दिमाग में? जुल बोली, मैं कुछ समझी नहीं। आहान गुस्से से, मुझे पागल समझने की भूल मत करो, कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। उसका बदला रवैया देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ है जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो उसने तुम्हें ज़रूर बताया होगा। तुम सही से बताती हो या मैं कोई और रास्ता अपनाऊं? जुल डरते हुए, नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। आहान जुल का हाथ मरोड़ते हुए बोलता है, सच सच बताओ, मुझे सिर्फ सच सुनना है। जुल बोली, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आहान के इस व्यवहार से उसको बहुत बुरा लगा था। आज तक आहान ने उस पर बहुत गुस्सा करा था, वो चिल्लाया भी था, पर कभी इस तरीके से उसे हर्ट नहीं किया था। और आज आहान के बिहेवियर ने जुल का दिल तोड़कर रख दिया था। वो पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही थी, ऊपर से आज आहान ने उसके साथ जो बर्ताव किया उसका दिल छलनी हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर इससे आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह गुस्से में बताती हो या नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्योंकि कुछ तो है उसके दिमाग में, इसलिए आजकल वो इतनी चुप चुप सी रहती है, अपने में खोई रहती है, वो पहले जैसी नहीं लग रही है। जुल रोते हुए, नहीं ऐसा नहीं है, बस उसे अपने घर की याद आ रही है, उसे ऐसा लगता है कि काश उसके माँ बाप होते, उसका भी कोई परिवार होता, उसकी यादाश्त नहीं जाती, उसे सब कुछ याद रहता तो कितना अच्छा होता। जुल डरते डरते बोलती है। आहान एकदम से जुल को छोड़ देता है, जिससे वह लड़खड़ा कर गिर जाती है। आहान बोला, यही बात हो तो अच्छा है, वरना कुछ और बात निकली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जुल बोली, क्या रायु की यादाश्त वापस आ सकती है? आहान गुस्से में, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, उसके पास्ट का कोई मतलब नहीं है, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं, इसके सिवा उसे कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आहान गुस्से से चीखते हुए बोलता है। जुल आहान का ऐसा रूप देखकर डर जाती है। आहान गुस्से में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। जुल चुपचाप उठकर चली जाती है। आहान पीछे से रायु के सामने जाने से पहले अपना हुलिया ठीक कर लेना बोलकर अपनी सीट पर बैठ जाता है।
जुल अपने आंसू पोंछते हुए वहां से निकल जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आहान उसके साथ में इस तरह का बर्ताव भी कर सकता है। वैसे आहान जुल के साथ में ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहता था, पर अभी उसका दिमाग बहुत खराब हो रहा था क्योंकि उसके ऑफिस में उसकी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। यह सब आदित्य का ही किया धरा था। उसने उसके सारे शेयर्स खरीद लिए थे और वह आहान की कंपनी का 51% पार्टनर था, जिससे आहान बहुत बौखलाया हुआ था। वैसे आहान को यह नहीं पता था कि यह सारा काम आदित्य का किया धरा है, क्योंकि आदित्य ने अभी तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी और यही आहान को बहुत चुभ रहा था। उसे इस तरह सड़क पर लाने वाला आखिर है कौन? अपनी कंपनी को बचाने के लिए वो कहीं बाहर जा रहा था ताकि वह अपने कॉन्टेक्ट की मदद से अपनी डूबती हुई कंपनी को बचा सके। आहान का दिमाग अभी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। एक तरफ ऑफिस का टेंशन, दूसरी तरफ रायु का बदलता रवैया, यह सब उसे परेशान कर रहे थे। वो दोनों ही चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा था और यही चीज़ आदित्य को चाहिए थी। वो सोना से आहान को दूर भी करना चाहता था, दूसरी तरफ वो उसे पूरी तरह बर्बाद भी करना चाहता था। जुल अपने आंसू पोंछते हुए रायु के रूम में आती है तो देखती है कि शायद थकान की वजह से रायु सो चुकी है। जुल आकर रायु के बगल में बैठ जाती है और उसके मासूम चेहरे को देखती है। जुल से रहा नहीं जाता है, उसे बहुत रोना आता है तो वो उठकर छत पर चली जाती है और रोने लगती है। आज उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। आहान ने उसे आदित्य के बारे में कितना झूठ बोला था, पर आज आहान की हरकतें और उसकी बातों से यकीन हो गया था कि रॉबिन और आदित्य सच बोल रहे हैं। आहान ने धोखे से रायु को अपने पास रखा है। जुल को बार बार आहान का उसके साथ किया हुआ बर्ताव याद आ रहा था। उसे याद आता है कि कैसे वो रायु पर रोक लगाता था और कभी कभी वो कुछ कर देती तो उसकी सज़ा वो उसे देता था। जुल लगातार रोए जा रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने झट से अपने आंसू पूछे और झूठी मुस्कान लिए पलट कर देखती है तो हैरान रह जाती है। जुल हैरानी से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इधर उधर देखती है कि कहीं कोई देख ना ले। तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? जुल बोली, पहले बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आहान ने देख लिया तो? रॉबिन, तुम बिल्कुल पागल हो। वो जल्दी से जाकर छत का गेट बंद करती है और उसे गेट से दूर लाती है और दीवार की साइड में नीचे बैठाती है ताकि कोई उन्हें दूर से भी ना देख ले। रॉबिन बोला, तुम पहले मेरी बात सुनो, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? जुल धीरे से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब तुम यहाँ कैसे आए? रॉबिन पाइप की तरफ इशारा करता है। जुल बोली, पर तुम अभी यहाँ? रॉबिन जुल के सिर पर टेप करते हुए, इस छोटे से दिमाग को इतना चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो पास वाला घर हमने लिया है। अब मैं और बास यहीं रहेंगे ताकि आहान पर नज़र रख सकें। तुम्हें छत पर देखा तो मैं पीछे से पाइप के सहारे आ गया। जुल बोली, पर फिर रायु से कैसे मिलोगे? यहाँ तो आहान रहता है और दिन में हम हॉस्पिटल में रहेंगे। रॉबिन हाथ बांधते हुए, सिंपल, हम भी दिन भर हॉस्पिटल में रहेंगे और रात में यहाँ। जुल हैरानी से रॉबिन को देखती है, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो सब कैसे होगा। रॉबिन जुल से बोला, तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बताओ कि तुम रो क्यों रही थी? जुल रॉबिन की बात का क्या जवाब दे, उसे समझ नहीं आ रहा था। जुल हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं बस ऐसे ही। रॉबिन शक्की निगाहों से, ऐसे ही तो कोई इतना नहीं रोता, वो भी इस तरह से। जुल बोली, वो मैं अभी तक तुम पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी, पर आज आहान की बातों से समझ आ गया कि वो किसी भी कीमत पर रायु की याददाश्त वापस नहीं आने देना चाहता है। इसका मतलब साफ है कि वो अब तक जो कुछ भी बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था। आदित्य जी का रायु के साथ मारपीट करना, रायु का आहान से प्यार करना, आदित्य जी द्वारा रायु का एक्सीडेंट करवाना, सब कुछ झूठ था। सिर्फ और सिर्फ झूठ है, सब कुछ एक झूठ है और मैं एक झूठ का साथ निभाती आ रही थी। रायु मुझे बार बार बोलती रही कि उसे आहान के साथ वो फीलिंग नहीं आती है, पर मैंने कभी उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। सब मेरी गलती है, सब की सब मेरी गलती है। बोलते हुए जुल एक बार फिर रोने लग जाती है, जिसे रॉबिन फिर शांत करवाता है। रॉबिन बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो तुम्हारे बचपन के दोस्त पर भरोसा किया, अपने प्यार पर भरोसा किया, तो तुम कहाँ से गलत हो सकती हो? गलत वो है जिसने मैम के साथ साथ तुम्हारे साथ भी गलत किया। जुल हैरानी से रॉबिन को देखती है। तो तुम्हें पता है कि मैं आहान से प्यार करती हूँ? जुल अटकते हुए बोलती है। रॉबिन बोला, हाँ जानता हूँ, शुरू से जानता था और यह भी जानता हूँ कि तुम जिससे प्यार करती हो वो तुमसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाता है। जुल अपनी नज़रें फेर लेती है।
रॉबिन जुल को पकड़ते हुए, वो ऐसा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सिर्फ इंसान से प्यार कर सकते हैं, वो भी हमें प्यार करे ये हम नहीं तय कर सकते हैं। पर बस इतना कहूँगा कि आहान जैसा इंसान एक तरफा प्यार के लायक भी नहीं है। जुल बोली, यह सब छोड़ो, हमें रायु और आदित्य जी को कैसे मिलाना है वो सोचते हैं। रॉबिन बोला, उसके लिए सबसे पहले मैम की याददाश्त को वापस लाना होगा। उसके लिए मैंने एक स्पेशलिस्ट से बात की है, पर उन्होंने मैम के एक्सीडेंट की फ़ाइल मंगवाई है। इंडिया के हॉस्पिटल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो वो फ़ाइल बस आहान के पास होगी। तुम्हें कैसे भी करके उस फाइल को ढूंढ कर लाना होगा। जुल बोली, पर मैम मैं कैसे सब करूँगी? अगर आहान को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगा। जुल घबराते हुए बोलती है। रॉबिन बोला, रिलैक्स, एकदम शांत हो जाओ। आहान बाहर जा रहा है ना, तो तुम्हें आराम से टाइम मिल जाएगा उसके रूम की तलाशी लेने का। जुल हैरानी से, तुम्हें कैसे पता आहान जा रहा है? रॉबिन तिरछी मुस्कुराहट से, उसके पल पल की खबर है, कब क्या कर रहा है और क्या करेगा सब पर नज़र है। इसलिए तुम चिंता मत करो, कल आराम से ढूंढ लेना, आज रेस्ट करो। तुम भी कुछ परेशान लग रहे हो, रॉबिन को देखते हुए बोली। रॉबिन बोला, नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, बोलकर रॉबिन जाने लगता है। जुल उसका हाथ पकड़ते हुए, मुझे बताओ, शायद मैं कोई हेल्प कर दूं। रॉबिन बोला, मुझे बास की बहुत टेंशन हो रही है। जुल बोली, क्यों, क्या हुआ आदित्य जी को? रॉबिन बोला, बास के लिए टेंशन लेना जानलेवा है। उनकी रिसेंट की रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ भी सही नहीं है। जुल बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? रॉबिन जुल को बताने लगता है। आदित्य बहुत बार हफ्ते से बाहर हो जाता था। इंडिया में डॉक्टर को बताया था, पर आदित्य कहीं भी सही से अपना चेकअप नहीं करवाता था। पर जब वो लोग यहाँ आए और जब आदित्य को हॉस्पिटल में एडमिट करा तो सोना की वजह से वो वहीं रुक गया। इस बात का फ़ायदा उठाकर रॉबिन ने स्पेशलिस्ट से आदित्य का चेकअप कराया, जिसकी रिपोर्ट कल ही रॉबिन को मिली। उसके बाद उसने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर आदित्य की रिपोर्ट को देखते हुए, मिस्टर रॉबिन, आपने बहुत समय गंवा दिया इनका इलाज करवाने में। रॉबिन डरते हुए बोला, डॉक्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बॉस की रिपोर्ट में ऐसा क्या है? डॉक्टर बोला, मिस्टर आदित्य की रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। इनके दिमाग का पिछला हिस्सा काफ़ी डैमेज हो चुका है और ये जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उनकी हालत उतनी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी और एक पॉइंट पर आकर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। डॉक्टर की बात सुनकर रॉबिन के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। रॉबिन बोला, पर ऐसे कैसे? सिर्फ बीपी बढ़ने से ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? डॉक्टर बोला, किसने कहा कि यह सिर्फ बीपी की वजह से हुआ है? रॉबिन बोला, मैंने तो जितनी बार डॉक्टर को दिखाया है उसमें तो बॉस का बीपी ही बढ़ा हुआ बताया है। डॉक्टर बोला, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ यह ज़रूर है कि जब वह हाइपर होते होंगे तो उनका बीपी बहुत बढ़ जाता है, पर एक्चुअल प्रॉब्लम वो नहीं है। वो अपने सिर के पिछले हिस्से को दिखाते हुए, यह हिस्सा काफ़ी नाजुक होता है और कोई भी गलत दवाई या नशीली चीज़ उसे जल्दी डैमेज कर सकती है। आदित्य जी ने नशे का ओवरडोज लिए होंगे, उसके बाद सही से इलाज नहीं मिला होगा, इसलिए इनके दिमाग का यह हिस्सा काफ़ी डैमेज हो चुका है। रॉबिन डॉक्टर को आदित्य के कोमा के बारे में बताता है। डॉक्टर पूरी डिटेल में सब कुछ रॉबिन से जानता है। रॉबिन भी उन्हें बताता है जितना वो जानता था। डॉक्टर बोले, लगता है कि उस हॉस्पिटल में ही आदित्य जी का सही से इलाज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनकी यह हालत हुई है। क्या आप वहाँ से इनकी फ़ाइल मंगवा सकते हैं? रॉबिन बोला, जो डॉक्टर बॉस का इलाज कर रहे थे वो गायब हैं और उनकी फ़ाइल में कुछ भी खास नहीं है, वो मैंने चेक करवा ली है। डॉक्टर बोले, ओ, इसका मतलब पास्ट में क्या हुआ वो हमें पता नहीं चल पाएगा। अगर पता चल जाता तो इनका इलाज करना आसान हो जाता। रॉबिन बोला, तो अब हम क्या कर सकते हैं बॉस के लिए? डॉक्टर बोले, इनका बस एक ही इलाज है, इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें और जितना हो सके खुश रखें। स्ट्रेस इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। रॉबिन बोला, जी डॉक्टर, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। रॉबिन जुल से बोला, मैं कैसे भी करके उस डॉक्टर को ढूंढ कर निकालूंगा। मैंने उस डॉक्टर को तो नहीं बताया, पर उस कमीने आहान ने जब डॉक्टर के साथ मिलकर मैम को गायब करवा दिया तो उन्होंने मिलकर ही बॉस की यह हालत की होगी, ताकि बॉस भी उनके रास्ते से हट जाएं और किसी को उन पर शक भी ना हो। रॉबिन गुस्सा होते हुए बोलता है। जुल रॉबिन के कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि रायु की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। रॉबिन बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। जुल भी वापस नीचे आ जाती है। वो बस कल आहान के जाने का वेट करती है, फिर उसे रायु की फाइल भी ढूंढकर निकालनी होगी। जुल भी छत से नीचे आ जाती है। सोती हुई रायु को देखकर
कितनी मासूम लग रही है। आहान, यह तुमने अच्छा नहीं किया। किसी के प्यार को इस तरह छीनने का कोई हक नहीं है तुम्हें। पर मैं तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं आदित्य और सोना को मिलाकर रहूंगी। यह सोना है, आदित्य की सोना, ना कि रायु। जुल मन में ही ठान लेती है और बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तब तक रायु भी उठ जाती है, वो भी फ्रेश होने चली जाती है। सभी डिनर टेबल पर मिलते हैं। जुल ने एक नज़र उठाकर भी आहान को नहीं देखा था। वो बस चुपचाप नीचे मुँह करके खाना खा रही थी। आहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका ध्यान रायु की तरफ था जो चुपचाप खाना खा रही थी। माया, आहान की भाभी, बोली, क्या बात है रायु, तुम आजकल बहुत चुप चुप रहती हो। रायु बोली, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। माया बोली, अब तुम अपनी फैमिली से बात छुपाओगी या तुम हमें अपना नहीं मानती हो। रायु बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन। बस आजकल मम्मी पापा की याद आती है। अगर वो नहीं जाते तो कितना अच्छा होता। आहान बोला, क्यों फालतू की बातें सोचकर अपनी तबीयत खराब कर रही हो। जो हो गया वो हो गया। अब जो है और जो कल आने वाला है उस बारे में सोचो। रायु फिर कुछ नहीं बोलती है। खाना खत्म हो जाने के बाद रायु अपने रूम में जाने लगती है। तभी आहान रायु से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 मिनट रूम में आओगी। रायु हाँ में गर्दन हिलाती है और आहान के पीछे जाने लगती है। जुल को आहान पर शक होता है कि वो कुछ करने तो नहीं जा रहा है, पर वो रायु को रोक भी नहीं सकती थी। इसलिए जब वो रूम में चली जाती है तो दरवाजे के साइड में खड़ी होकर सुनने की कोशिश करती है। आहान बोला, अंदर आओ ना रायु। रायु चुपचाप अंदर आकर बेड पर बैठ जाती है। आहान भी उसी के पास बैठता है, पर थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। आहान बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी चुप चुप रहती हो, ज़्यादा बोलती नहीं हो, कोई परेशानी है क्या, मुझसे शेयर कर सकती हो। रायु बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आहान बोला, देखो रायु, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। कुछ तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुझे बताओ कि क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। रायु कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप नीचे मुँह करके बैठी रहती है। आहान किसी भी कीमत पर रायु से सच जानना चाहता था कि आखिर रायु के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि जो उसने किया है उसका डर तो उसे था ही। ऊपर से उसने आदित्य के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की, पर उसका भी कहीं कोई पता नहीं चला। आहान ने गलती तो की थी आदित्य और सोना को अलग करने की। अब वो वापस ना मिल जाए, यही डर आहान को डराता रहता है। रायु का बदलता व्यवहार आहान को और डरा रहा था। आहान बोला, देखो रायु, तुम जानती हो कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, तुम्हें पुराना कुछ याद नहीं है, तो मुझे तुम्हारे लिए डर लगा रहता है कि कोई इस बात का फ़ायदा न उठाए। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता हूँ, तुम्हें अकेले जाने नहीं देता हूँ, किसी अनजान से ज़्यादा बात करने नहीं देता हूँ। यह सब मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार, पर मैं उस प्यार को तुम पर नहीं थोपूंगा। जब तक तुम्हें सही नहीं लगेगा तब तक हम दोस्त बनकर ही रहेंगे। पर एक बात हमेशा याद रखना, हमारा बचपन का प्यार है जिसे तुम भूल गई हो, पर मैं नहीं भूला हूँ और ना ही कभी भूल सकता हूँ। और एक ना एक दिन वो प्यार तुम्हें ज़रूर याद आएगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो तुम मुझसे प्यार करती थी। तुम्हारी याददाश्त आए या न आए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा प्यार लौट आना चाहिए। मुझे तो बस वही चाहिए। आहान मुस्कुराता हुआ बोलता है। रायु ही मन आहान की बात का विश्वास करने लगती है, क्योंकि आहान कैसा भी हो, पर उसने रायु के सामने से कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। पर वो नहीं जानती थी कि उसने उसके साथ क्या किया है। उससे उसकी ज़िंदगी, उसका प्यार छीन लिया था, जिसके बदले वो उसके लिए कुछ भी करे सब कम था। रायु आहान से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम जो करते हो मेरे लिए ही करते हो, तुम कभी मेरा बुरा चाह ही नहीं सकते हो, पर पता नहीं क्यों मुझे आजकल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे सब याद आ जाए, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। अगर मैं तुमसे प्यार करती थी तो मुझे वो प्यार याद आ जाए, ताकि मैं बदले में तुम्हें वो प्यार दे सकूँ। पर मुझे कुछ याद नहीं आता है। प्लीज़ आहान, ऐसा कुछ करो कि मुझे सब कुछ याद आ जाए। मुझे सब याद करना है। मुझे मेरा बचपन, मेरे माँ बाप के साथ बिताए पल जीने हैं, मेरा स्कूल, मेरे दोस्त, मुझे सब कुछ याद करना है। रायु बार बार याददाश्त को लेकर ही बात कर रही थी, जिससे आहान को चिढ़ हो रही थी और आखिर उसके सब्र का बाँध टूट गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, एक और शब्द नहीं, जब से आई हो बस याद करना है कि रट लगाए जा रही हो। यह याद करना, वो करना, जो बता रहा हूँ वो तो सुन नहीं रही हो, अपने ही मन के किए जा रही हो। आहान गुस्से से चीखते हुए बोलता है। फिर एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि वो रायु पर कितनी ज़ोर से चिल्लाया है।
रायू के तो इतने में ही झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। आहान को अपने किए पर पछतावा होता है और वो जैसे ही रायू के पास आगे बढ़ता है वो रोते हुए उठकर भाग जाती है। आहान उसके पीछे जाता है पर वो अपने रूम में भाग जाती है और रूम अंदर से लॉक कर देती है। आहान रायू रूम का दरवाज़ा खटखटाता है पर रायू दरवाज़ा नहीं खोलती है। वो बहुत माफ़ी भी मांगता है पर फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। तभी आहान के फ़ोन पर उसके ऑफिस का इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है जिसे आहान को लेना ज़रूरी ही था। एक तरफ वो दरवाजे को देखता है, दूसरी तरफ फ़ोन को। फिर वो अपना फ़ोन लेकर चला जाता है। आहान के जाने के बाद जुल वहीं बने पिलर के पीछे से बाहर आती है जो अभी फ़ोन पर रॉबिन से ही बात करती है। जुल बोली, वाह यार तुमने तो कमाल ही कर दिया। आहान रायू को ऐसे छोड़कर फ़ोन पर बात करने चला गया। रॉबिन बोला, जाता क्यों नहीं, आखिर उसकी कंपनी का सवाल है, अब डूबती कंपनी को बचाना भी तो है। रॉबिन बोला, जाओ तुम मैम को देखो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी। ओके गुड नाइट। रॉबिन गुड नाइट बोलकर फ़ोन कट जाता है। रायू के दिमाग में कई दिनों से उथल पुथल चल रही थी और ऊपर से आहान का ऐसा बर्ताव करना रायू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने रूम में दीवार के सहारे घुटनों में मुँह डाले रो रही थी। जुल रायू से बोली, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मैं हूँ। रायू रोते हुए, नहीं मुझे किसी से बात नहीं करना है। जुल बोली, मुझसे भी नहीं करोगी, क्या मेरी गलती है, मेरे लिए तो खोलो। रायू बोली, नहीं वो आहान भी साथ होगा, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। जुल बोली, नहीं है यार, वो मैं अकेली हूँ। रायू बोली, खा मेरी कसम। जुल अपना सिर पीटते हुए, तेरी कसम आहान नहीं है। रायू उठकर झट से दरवाज़ा खोल देती है और जुल को अंदर खींच लेती है और फिर दरवाज़ा लगा देती है। रायू जुल के गले लग जाती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। जुल रायू को शांत करवाती है। रायू बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आहान ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चाहता ही नहीं है कि मेरी याददाश्त वापस आए। तू तो मुझे बचपन से जानती है ना, प्लीज़ मुझे बता ना कि क्या जो आहान ने बताया है वो सच है या नहीं, प्लीज़ बता ना। जुल बेचारी क्या बोलती, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। रायू बोली, बता ना कि आहान ने जो भी बताया वो सच है। जुल रायू को सच्चाई बताना चाहती थी पर रॉबिन ने उसे मना किया था क्योंकि अचानक से अगर उन्हें यह सच बताया गया तो वो सहन नहीं कर पाएंगी और किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी और उसकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रायू जिद करने लगी। जुल बोली, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के साथ दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गई थी, तुम्हारे एक्सीडेंट के टाइम ही यहाँ आई हूँ। रायू बोली, तो क्या हम दोस्त नहीं हैं। जुल बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। रायू रोते हुए, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता है जुल, मुझे क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रायू को बहुत बेचैनी हो रही थी, वो बहुत घबरा रही थी। जुल को उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। जुल कुछ सोचती है और किसी को कॉल कर देती है और रायू को फ़ोन पकड़ा देती है। रायू बोली, कौन है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जुल बोली, तू एक बार बात तो कर, शायद तुझे अच्छा लगे, और नहीं लगे तो मत करना। इतने में ही फ़ोन से आवाज़ आती है कि जुल ठीक कह रही है, आपको अच्छा लगे तो करना वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। रायू हैरानी से, आदित्य जी आप। वो बड़ी आंखें करके जुल को देखती है तो जुल आंखें झपका कर उसे बात करने के लिए कहती है और खुद अपने कान में हेडफोन लगाकर बेड पर लेट जाती है। 2 मिनट तक तो रायू सोच में ही पड़ जाती है कि क्या बोले। आदित्य बोला, क्या हुआ राबिया जी, आपको मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रायू बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप कैसे हैं। आदित्य बोला, आप ठीक हूँ, आप कैसी हो। रायू बोली, मैं भी ठीक हूँ। आदित्य बोला, क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। रायू बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आदित्य बोला, वैसे मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती हैं, पर अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। रायू बोली, नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं बस ऐसे ही पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। आदित्य और रायू दोनों ही ऐसे ही जनरल बातें करने लगे। काफ़ी टाइम तक दोनों के बीच बातें चलती रही। जुल रायू को देखकर मुस्कुराती है। रायू के चेहरे पर अजीब सी शांति थी जो जुल ने कभी देखी नहीं थी। जुल चद्दर ओढ़कर सो जाती है। बहुत टाइम तक दोनों की बातें चलती रही, फिर दोनों भी सोने चले गए। आज दोनों को एक दूसरे से बात करके एक अलग सुकून महसूस हो रहा था। अगले दिन आहान को सुबह सुबह ही निकलना था। जुल जल्दी उठ गई थी पर रायू वो अभी तक नहीं उठी थी क्योंकि वो रात में देर में सोई थी। आहान रायू के रूम में आता है तो जुल तैयार हो रही थी और रायू अभी भी सो रही थी। रायू को सोता देखकर आहान का मूड खराब हो गया। वो उससे बात करने के लिए आया था, उसे अपने किए पर पछतावा था, इसलिए वो रायू से माफ़ी मांगने आया था।
पर वो तो अब तक नहीं उठी थी। आहान सारी का नोट लिखकर रायू के बेड के साइड में रख देता है और जुल को बाहर आने का इशारा करता है। जुल चुपचाप आहान के पीछे बाहर आती है। आहान रूम के गेट को बंद कर देता है। आहान अपनी सख्त आवाज़ में, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, पर इन 2 दिन में मुझे रायू की पल पल की खबर चाहिए। और हाँ, वो कितना भी जिद करे तुम उसे बाहर कहीं लेकर नहीं जाओगी। वो तुम कैसे करोगी मुझे नहीं पता, पर हॉस्पिटल से सीधे घर आओगी। वैसे मैंने तुम दोनों पर नज़र रखने का बंदोबस्त कर दिया है, तो मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ध्यान रखना। जुल कुछ नहीं बोलती है, बस हाँ में गर्दन हिला देती है। आहान भी वहाँ से चला जाता है। जुल अपने मन में अभी तो सिर्फ रायू को थोड़ा सा बिहेवियर बदला है, उसमें भी आहान इतना घबराया हुआ है, इतना चिड़चिड़ा हो गया है। जिस दिन उसे आदित्य के बारे में पता चलेगा उस दिन उसका क्या हाल होगा। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है, कहीं वो रायू या आदित्य को नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे राबिन से इस बारे में बात करनी होगी, पर पहले रायू की रिपोर्ट देखती हूँ। जुल आहान के कमरे में जाती है और उसके पूरे कमरे की तलाशी लेती है, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता है। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा, पर कहीं कुछ नहीं मिला। जुल रॉबिन को कॉल करके बता देती है कि उसे रायू की रिपोर्ट्स नहीं मिली है। रॉबिन उसे हॉस्पिटल आने का बोलता है ताकि बैठकर बात कर सके कि आगे क्या करना है। रायू और जुल दोनों तैयार होकर हॉस्पिटल आती हैं। आज रायू काफ़ी खुश थी। एक तो रात में आदित्य से इतनी देर बात की, फिर जब उसकी आंख खुली तो फ़ोन पर आदित्य का गुड मॉर्निंग का मैसेज था, जिसको पढ़कर उसके चेहरे पर पुरानी चमक लौट आई थी। उसे आहान का नोट भी मिला, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। जुल और रायू दोनों अपने कामों में लग जाती हैं। रॉबिन ने जुल को मैसेज करके बता दिया था कि वो बाहर है, फिर आकर मिलेगा, इसलिए उसका ध्यान तो काम में ही था, पर सोना का ध्यान उसके काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। यहाँ आने के बाद अभी तक उसने आदित्य को नहीं देखा था, पर आदित्य तो कभी से अपनी पलके बिछाए सोना का ही इंतज़ार कर रहा था, इसलिए उसने उसे मेन गेट पर ही देख लिया था, पर सोना के सामने नहीं आया था। इधर सोना आदित्य से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। थोड़ी देर कोशिश की उसके काम में मन लगाने की, पर जब नहीं हो सका तो उसके कदम खुद ब खुद आदित्य के रूम की तरफ बढ़ गए। वो धीरे धीरे कदमों से आदित्य के रूम की तरफ बढ़ रही थी। पता नहीं क्यों उसे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो धीरे से आदित्य का रूम नॉक करती है। आदित्य अंदर से ही आवाज़ देता है, कमिंग। आदित्य को भी एहसास हो गया था कि उसका प्यार, उसकी जान उसके पास आ रही है। उसका दिल भी तड़प उठा था सोना के लिए। सोना भी धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। दिल में अजीब सी हलचल और बढ़ रही थी। दोनों की नज़रें आपस में टकराती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। थोड़ी देर एक दूसरे को निहारने के बाद बाहर के शोर से दोनों वर्तमान में आते हैं। रायू बोली, अब आप कैसे हैं? आदित्य मुस्कुराते हुए सोना को बैठने का इशारा करता है और कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर क्या अब आप ठीक हैं? रायू बोली, हाँ, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। दोनों के बीच बिल्कुल शांति छा जाती है। आमने सामने नहीं थे जब इतनी बातें याद आ रही थी, पर जब सामने है तो दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, पर एक हिचकिचाहट थी दोनों के बीच में। आदित्य कुछ बोलने लगता है, तभी रूम का डोर फिर से नॉक होता है। आदित्य को गुस्सा आता है। वो थोड़ी सख्त आवाज़ में, कमिंग। डोर ओपन कर रॉबिन और जुल दोनों अंदर आते हैं। जुल को देखकर सोना सकपका जाती है। जुल जानती थी कि वो यही है, फिर वो जानबूझकर छेड़ते हुए, अरे रायू, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे कभी से ढूंढ रही हूँ। तू आदित्य जी के रूम में है। सोना जुल से नजरें चुराती है, जैसे उससे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। जुल को उसकी हालत पर बहुत हंसी आती है। आदित्य तो बस प्यार से अपनी सोना को देख रहा था, जो सबसे छुपते हुए उसके पास आई थी। जुल रायू के कंधे पर हाथ रखकर, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गई, वरना तुझे यहाँ बुलाना पड़ता, तुझसे ज़रूरी काम था। रायू सवालिया नज़रों से सभी को देखती है। जुल तो बहुत परेशान हो रही थी ना अपनी यादाश्त को लेकर, तो रॉबिन ने एक डॉक्टर के बारे में पता लगाया है, हम आज ही उनसे मिलने जाएंगे। रायू हैरानी से, पर जुल क्या हुआ? तू नहीं चाहती कि तेरी यादाश्त वापस आए? रायू कुछ नहीं बोलती है। आदित्य रायू से, राबिया जी, जब तक आपकी यादाश्त वापस नहीं आएगी तब तक आप ऐसे ही बेचैन रहेंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहती हैं। थोड़ी देर तो रायू कुछ नहीं बोलती है, फिर हाँ कर देती है। आदित्य और रॉबिन हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट से सोना और जुल को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि आगे आहान का गार्ड खड़ा था।
ड्राइविंग सीट पर रॉबिन और पास में जुल थी और पीछे आदित्य और सोना बैठे थे। सोना को थोड़ी घबराहट हो रही थी। आदित्य बोला, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी आप तो सब कुछ याद करना चाहती थी ना। रायु मन में याद तो करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों अब डर लग रहा है। किस चीज़ से समझ नहीं आ रहा है, बस डर लग रहा है। आदित्य बोला, राब्या जी सोना। रायु बोली, हाँ। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। रॉबिन और जुल हैरानी से रायु को देखते हैं, क्योंकि आदित्य ने अभी उसे सोना कहकर बुलाया था, पर शायद अभी उसने ध्यान ही नहीं दिया था। सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। रॉबिन ने पहले ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली थी। सोना अंदर जाने से डर रही थी, वो बहुत नर्वस हो रही थी। आदित्य धीरे से उसका हाथ पकड़ता है तो वो आदित्य को देखती है। आदित्य अपनी पलकें झपका देता है, जैसे उसे बताना चाहता है कि वो उसके साथ है। फिर वो भी हिम्मत करके अंदर जाती है। जुल और रॉबिन बाहर ही रुक जाते हैं। डॉक्टर सोना से कुछ सवाल करते हैं, जिसके वो जवाब देती है, और डॉक्टर कुछ टेस्ट के लिए बोलते हैं। डॉक्टर सोना का सीटी स्कैन करते हैं और साथ ही ब्लड टेस्ट भी करते हैं। रिपोर्ट शाम तक आ जानी थी, इसलिए सभी वापस हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जुल बोली, किसी को भूख नहीं लगी है क्या? मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। जुल की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। रॉबिन एक रेस्टोरेंट की तरफ कार मोड़ देता है। कार से उतरते ही जुल को आहान के बारे में याद आता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं आहान को पता न चल जाए। वो इधर उधर देखती है। रॉबिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, रिलैक्स, उसे नहीं पता चलेगा। मैंने यहाँ पर पर्सनल रूम बुक कर दिया है, हम वहीं खाएंगे। वैसे भी बॉस को ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। चारों रूम में जाते हैं। थोड़ी ही देर में खाना भी आ जाता है। सभी मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रॉबिन जुल को इशारा करके बाहर बुलाता है तो सोना को 5 मिनट का बोलकर बाहर चली जाती है। जुल बोली, क्या हुआ, मुझे बाहर क्यों बुलाया? रॉबिन बोला, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझती, उन्हें थोड़ी स्पेस दे रहा हूँ। जुल अपनी नासमझी को समझते हुए, ओए मैं बुद्धू नहीं हूँ, बस रायु को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, वो अभी ठीक नहीं है ना। रॉबिन मुस्कुराते हुए, अच्छा, पर कोई बात नहीं, बॉस हैं उनके साथ। रूम में सोना और आदित्य दोनों ही रह जाते हैं। दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। आदित्य बोला, अगर कभी तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई तो? सोना एकदम से उदास हो जाती है। आदित्य सोना को देखकर, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, तुम प्लीज उदास मत हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी याददाश्त आ जाए। सोना बोली, नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं एक डॉक्टर बनने वाली हूँ और अच्छे से जानती हूँ कि यह भी पॉसिबल है कि मेरी याददाश्त न आए, पर मैं हमेशा कोशिश करती रहूँगी कि मुझे सब कुछ याद आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आसपास सब झूठ है, मेरी यह ज़िंदगी सब एक झूठ है, मैं जो हूँ मैं वो हूँ ही नहीं, मैं कुछ और हूँ और कुछ और बनकर रह गई हूँ। आदित्य बोला, क्या तुम आहान से प्यार करती हो? सोना आदित्य का सवाल सुनकर हैरान हो जाती है। वैसे आदित्य ने जुल से भी यही सवाल किया था, पर उसने मना कर दिया था, पर फिर भी आदित्य के मन में डर था कि कहीं सोना के मन में आहान को लेकर कोई फीलिंग ना हो। आदित्य बोला, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। सोना बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, आहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और सच बताऊं तो वो एक अच्छा इंसान भी है, मेरी बहुत परवाह करता है, ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया मेरे चारों ओर घूमती है। सोना की बात सुनकर आदित्य को अच्छा नहीं लगता है। सोना आहान को बहुत अच्छा समझती थी, हालांकि वो अभी आहान से गुस्सा थी, पर इतनी सी चीज़ के लिए वो यह नहीं भूल सकती थी कि इतने सालों में आहान ने उसके लिए क्या किया था। सोना बोली, आहान बहुत अच्छा है, पर? आदित्य बोला, पर क्या? सोना बोली, पर मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। सोना की बात सुनकर आदित्य ने चैन की सांस ली। सोना बोली, मैंने बहुत कोशिश की, पर आहान के लिए मेरे मन में दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यह बात आहान भी जानता है, पर फिर भी उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन वो जैसा चाहता है वैसा ज़रूर होगा। आदित्य बोला, और तुम क्या चाहती हो? सोना आदित्य को बस देखती ही रहती है, कुछ कहती नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को बस खामोशी से देख रहे थे। रॉबिन बोला, चले बॉस। रॉबिन दरवाज़ा बजाते हुए बोलता है, तब दोनों होश में आते हैं। सभी चुपचाप हॉस्पिटल आ जाते हैं। आज का दिन बस यूं ही खामोशी से निकल गया। शाम को सोना और जुल घर के लिए निकल गई और आदित्य रॉबिन हॉस्पिटल के लिए सोना की रिपोर्ट जो लेनी थी। डॉक्टर बोले, आइए आइए मिस्टर मित्तल, मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ। डॉक्टर फाइल के पन्नों को पलटते हुए बोला। आदित्य बोला, आ गई रिपोर्ट? डॉक्टर बोला, जी वही देख रहा हूँ। आदित्य बोला, क्या है रिपोर्ट में? डॉक्टर बोले, कुछ भी ठीक नहीं है। आदित्य परेशान होते हुए, क्यों, क्या हुआ है? डॉक्टर बोले, पहले आप आराम से बैठिए, फिर आपको बताता हूँ। डॉक्टर आदित्य और रॉबिन से बोला, जो कि खड़े हुए थे।
आदित्य झट से कुर्सी पर बैठ गया। बोलिए डॉक्टर, क्या है रिपोर्ट में? डॉक्टर, हमने सोना के आदित्य ने यहाँ नाम रायू न लिखाकर सोना ही लिखाया था। हालांकि यह बात रायू को नहीं पता थी। हमने सोना के ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन दोनों करवाए थे और दोनों में ही परेशानी है। आदित्य बोली, परेशानी है? कैसी परेशानी है? डॉक्टर बोले, देखिए आप रिलैक्स रहिए, घबराइए मत, वरना अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर रॉबिन ने आपकी प्रॉब्लम के बारे में भी बताया है। आदित्य बोला, मैं ठीक हूँ, आप सोना के बारे में बताइए, क्या हुआ है? डॉक्टर बोले, ब्लड टेस्ट से पता चला है कि उनकी बॉडी में अच्छी खासी मात्रा में ड्रग्स है। आदित्य और रॉबिन दोनों चौंक जाते हैं। आदित्य बोला, नहीं ये सही नहीं है, वो ड्रग्स नहीं लेती है। डॉक्टर बोले, आप गलत समझ रहे हैं, यह वो ड्रग्स नहीं है, यह अलग प्रकार का ड्रग्स है जिससे वो कितनी भी कोशिश करें उन्हें पुराना कुछ याद नहीं आएगा। यह उनकी याददाश्त को कम करने के लिए है। इससे उनकी याददाश्त सीमित होती जाएगी। अगर यह बंद नहीं किया तो धीरे धीरे वो सब भूलती जाएंगी। जो उनके सामने होगा रोज वही याद रहेगा, पुराना उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। आदित्य और रॉबिन दोनों ही डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। आदित्य बोला, और सीटी स्कैन उसमें क्या है? डॉक्टर बोले, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। ड्रग्स की वजह से वो भाग जहाँ हमारी मेमोरी स्टोर होती है, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, वो कम होते जा रहे हैं, जिससे दिमाग के दूसरे हिस्सों पर भी असर हो रहा है। वैसे भी 3 बार एक्सीडेंट होने की वजह से अब उनका मस्तिष्क इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपको जल्द से जल्द वो दवाई बंद करनी होगी, वरना उनकी हालत और ख़राब होती जाएगी। आदित्य को अब सोना की और ज़्यादा चिंता होने लगती है। डॉक्टर बोले, देखिए ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा, अभी भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, हम सब ठीक कर सकते हैं। यह टैबलेट वो ड्रावर में से निकाल कर देते हैं। यह टैबलेट आपको सुबह शाम 2 खिलानी है। कुछ भी हो जाए एक भी टाइम मिस नहीं होनी चाहिए, और हाँ, वो टैबलेट बंद करनी होगी। आदित्य बोला, पर जहाँ तक मुझे पता है वो कोई टैबलेट नहीं लेती है। डॉक्टर बोले, यह तो पॉसिबल ही नहीं है, टैबलेट तो वो लेती हैं। रॉबिन जुल को मैसेज करके पूछता है, वो भी मना कर देती है। डॉक्टर बोले, शायद उनकी जानकारी के बिना उन्हें दी जा रही होगी। फिर तो चिंता का विषय है, क्योंकि फिर तो जो दे रहा होगा वो कैसे भी दे सकता है। आदित्य बोला, नहीं अब और मैं सोना की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को भी उसकी ज़िंदगी के साथ ऐसे खेलने नहीं दूंगा। आदित्य गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। रॉबिन भी डॉक्टर को थैंक यू बोलकर फाइल और टैबलेट लेकर आदित्य के पीछे पीछे आ जाता है। रॉबिन बोला, रुकिए बॉस, कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। आदित्य गुस्से से, उस आहान के घर जा रहा हूँ। रॉबिन बोला, अरे बॉस रुकिए तो, ऐसे तो सब बिगड़ जाएगा। आदित्य बोला, और मैं नहीं गया तो वो मेरी सोना की जान ले लेंगे। रॉबिन बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मैम को कुछ नहीं होने देंगे। आदित्य गुस्से से, कैसे रोकेंगे हम दूर से, वो लोग पता नहीं कैसे मेरी सोना को दवाई खिलाते हैं, कैसे हम रोकेंगे। रॉबिन बोला, वो भी सोच लेंगे, पर पहले आप घर चलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पर आदित्य टस से मस नहीं होता है। रॉबिन बोला, चलिए बॉस, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको रात में मैम से मिलवाऊंगा, चलिए अभी। आदित्य फिर चुपचाप रॉबिन के साथ जाता है, पर अभी भी उसे सोना की चिंता सताए जा रही थी। दोनों घर आ गए थे। आदित्य खिड़की से आहान के घर की तरफ देख रहा था कि कहीं से उसे सोना दिख जाए, पर वो तो अपने रूम में लेटी हुई थी। रॉबिन जुल से बात करता है और उसे कुछ समझाता है। जुल बोली, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, बाहर गार्ड खड़े हैं। रॉबिन बोला, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। जुल बोली, ठीक है 9 बजे। रॉबिन बोला, ठीक है 9 बजे, पर ध्यान रखना कोई भी मैम को कोई भी मेडिसिन किसी भी खाने की चीज़ में ना मिला कर दे। जुल बोली, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। जुल परेशानी में इधर उधर टहल रही थी। थोड़ी ही देर में खाने का वक्त होने वाला था, उन्हें सबके साथ खाना खाना था, पर रॉबिन ने बताया था कि उसे खाने में मिलाकर दवाई दी जाती है। पर आज तो आहान घर पर नहीं था, तो कौन देगा? पर आहान तो कितनी बार ही नहीं रहता है, तो फिर कौन देता होगा? कहीं भाभी तो नहीं? नहीं नहीं, वो ऐसे थोड़ी ना करेंगी। फिर कौन कर सकता है, मुझे पता लगाना होगा। जुल चुपचाप दबे पाँव किचन की तरफ जाती है और छिप कर देखती है तो 2 मेड बना रही थी और माया उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी। जुल को सामने के दरवाजे से ढंग से दिख नहीं रहा था और डर भी था कि कोई उसे देख ना ले, इसलिए वो किचन की साइड वाली दीवार की खिड़की पर चली गई, जहाँ से देखना आसान था। खाना पूरा बन गया था। माया ने दोनों को बाहर टेबल ठीक करने और प्लेट लगाने को बोल दिया। दोनों मेड बाहर चली गईं। जुल यह सब साइड वाली खिड़की से छुपकर देख रही थी। दोनों को जाने के बाद माया ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जुल एकदम से पीछे हट गई।
फिर माया ने पीछे रखी सेल्फ में से आगे के जार हटाकर पीछे से एक सफ़ेद प्लेन डिब्बी निकाली, जिसमें से सफ़ेद सी 2 गोली निकाली, जिसे माया ने पीस कर एक कागज़ में ले लिया। इतने में ही मेड्स खाना लेने आ गई। माया ने बड़ी चालाकी के साथ उस कागज़ की पुड़िया बनाकर अपने पास रख लिया। जुल मन में, सच में भाभी भी आहान के साथ मिली हुई हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, या रायू के साथ इतनी अच्छी तरह से रहती हैं और उसके पीठ पीछे उसे बीमार करने में लगी हुई हैं। माया भी सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। माया को मौका नहीं मिला था कि वो सोना को दवाई दे सके। जुल की नज़रें माया की हरकतों पर थी। अब वो सोना की हेल्थ के साथ किसी को भी खिलवाड़ करते नहीं देख सकती थी। सभी ने मिलकर खाना खाया। जुल ने 1 मिनट भी माया पर से ध्यान नहीं हटाया। सभी खाना खाकर अपने रूम में चले गए थे। सभी को जल्दी ही सोने की आदत थी। 9 बजने को आए थे। जुल टेंशन में इधर उधर घूम रही थी। सोना बोली, क्या हुआ है जुल, तू इतनी टेंशन में क्यों है? जुल बोली, वो रॉबिन। वो इतना ही बोलती है कि उनके रूम का डोर नॉक होता है। सोना डोर खोलती है तो माया हाथ में दूध का गिलास पकड़े खड़ी थी। माया बोली, रायू, यह तुम्हारा दूध? रायू बोली, पर मैंने अच्छे से तो खाना खाया था, अब यह दूध मुझसे नहीं पिया जाएगा। माया बोली, अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुमने पेट भर के नहीं खाया है, दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। वो सोना के साथ ज़बरदस्ती करने लगती हैं। जुल को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसी में दवाई मिलाई होगी। वो आगे बढ़कर माया से दूध ले लेती है और जुल मुस्कुराते हुए माया से, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं पिला दूंगी। माया बहुत अच्छी थी। जुल और रायू दोनों से ही बहुत प्यार करती थी। तुम इसे दूध जरूर पिला देना। जुल बोली, जी ज़रूर भाभी। माया वहाँ से चली जाती है। यार जुल, मुझे नहीं पीना है। जुल बोली, कोई बात नहीं। वो ले जाकर ग्लास को बेसिन में उलट देती है। सोना हैरानी से जुल को देखती है। तूने सचमुच फेंक दिया? जुल बोली, हाँ, क्योंकि वो तेरे लिए सही नहीं है। सोना सवालिया नज़रों से, मतलब? जुल बोली, तुझे जल्द ही पता चल जाएगा, अभी चल। सोना बोली, कहाँ पर? जुल बोली, एक जगह तुझे भी अच्छा लगेगा। जुल बोली, अरे चुपचाप चल ना। और सोना और जुल दोनों नीचे हॉल में आ जाते हैं। सोना बोली, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? जुल बोली, कितने सवाल करती है यार, तू चुप नहीं रह सकती क्या? आहान के घर के तीनों साइड गार्डन बना हुआ था, बस पीछे से पैक था। जुल हॉल के साइड वाली खिड़की खोलती है और धीरे धीरे से बाहर निकलती है। वो बाहर से नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर आहान के गार्ड थे। वो सोना को भी बाहर बुलाती है। सोना को डर लगता है पर वो भी धीरे से खिड़की से कूद जाती है। सोना धीरे से बोली, तू कहाँ ले जा रही है? जुल बोली, थोड़ी देर तो चुप रह, कितना बोलती है। सोना को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कभी से पूछ रही थी पर जुल उसे कुछ बता नहीं रही थी। वो गुस्से से घूरकर जुल को देखती है। जुल बाउंड्री वाल के पास आती है। रॉबिन गार्ड का ध्यान बटाने के लिए गार्ड से एड्रेस पूछने का नाटक करता है। पहले जुल बाउंड्री पर चढ़ती है। सोना हैरानी से जुल को देखती है कि वो क्या कर रही है, पर वो गुस्सा थी इसलिए कुछ नहीं बोलती है। तभी बाउंड्री की दूसरी साइड से आदित्य झांक कर देखता है। आदित्य को देखकर सोना हैरान रह जाती है। सोना बोली, आदित्य जी, आप यहाँ और दूसरों के घरों में क्या कर रहे हैं? बाउंड्री के दूसरी साइड एक दूसरा घर था जिसमें आदित्य और रॉबिन रहते थे, पर यह बात सोना को पता नहीं थी। जुल बोली, हे भगवान, यह सब अभी से पूछ लेगी, पहले इधर तो आ। सोना भी मुंह सिकुड़ती हुई चढ़ जाती है और उधर कूद जाती है। रॉबिन भी झूठा एड्रेस पूछकर चला जाता है और घूमते हुए वापस अपने घर आ जाता है। सोना सभी से ही गुस्सा हो जाती है कि कोई उसे कुछ नहीं बता रहा था। सोना चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है। जुल बोली, अरे यह लड़की भी ना तेरे लिए सरप्राइज था, तो तुझे कैसे बता देती? सोना अभी भी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप मुंह फेरे बैठी हुई रहती है। आदित्य आगे आकर बहुत प्यार से, तो आप मुझसे भी बात नहीं करेंगी? आदित्य ने इतने प्यार से कहा कि सोना का दिल छू गया। आदित्य की आवाज़ की खनक उसके रोम रोम में उतरने लगी। सोना और आदित्य एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। जुल चुपचाप वहाँ से उठकर रॉबिन के पास चली गई ताकि दोनों साथ में टाइम बिता सके। रॉबिन बोला, किसी ने मैम को कुछ खिलाने की कोशिश तो नहीं की? जुल बोली, तुम सही थे रॉबिन, वो लोग रायू को खाने में दवाई मिलाकर देते हैं। मैंने खुद भाभी को एक दवाई को पीसते हुए देखा और जब उन्हें खाने में मिलाने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने शायद दूध में मिला कर दी, पर फिर भी मैंने उसे वो दूध नहीं पीने दिया। हम क्या करेंगे? ऐसे तो हम उसके खाने पर कैसे रोक लगाएंगे? रॉबिन बोला, इसी बात की तो चिंता है मुझे कि वो लोग किसी भी चीज़ में मिलाकर दे सकते हैं। जुल बोली, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। वो अपने पॉकेट में से दवाई की वो डिब्बी निकालती है जो माया के किचन में थी। रॉबिन बोला, ये क्या है? जुल बोली, ये वही दवाई है जो रोज़ रायू को दी जाती है। रॉबिन बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिली?
जूल बोली किचन से। रॉबिन बोला चलो थोड़ी मुश्किल तो आसान हुई। रॉबिन किसी को कॉल करता है और उसे सब कुछ समझाता है। आज रात तक यह काम हो जाना चाहिए। रॉबिन वो डिब्बी अपने पास रख लेता है। जूल बोली यह अपनी जगह नहीं होगी तो भाभी को शक नहीं होगा। रॉबिन बोला नहीं होगा क्योंकि यह मैं सुबह तक तुम्हें वापस दे दूंगा, तुम इसे अपनी जगह रख दोगी। जूल बोली तुम क्या करने वाले हो? रॉबिन बोला कल से वो लोग मैम को दवाई देंगे, उनकी असली दवाई, यह फालतू के ड्रग्स नहीं। जूल बोली मतलब? रॉबिन बोला मतलब कि मैंने सेम दिखाने वाली दवाई मंगवाई है और वो उसमें रख देंगे ताकि उन्हें शक भी ना हो और वो आराम से यह दवाई खिलाएं और हमारा काम भी हो जाए। जूल खुश होते हुए अरे वाह तुम तो जीनियस हो। रॉबिन मुस्कुराने लगता है पर अब हमें मैम को भी इस बारे में बता देना चाहिए ताकि वो भी थोड़ा अलर्ट रहें। जूल बोली पर उसका दिल टूट जाएगा, वो बहुत भरोसा करती है उन पर। रॉबिन बोला पर हमें धीरे धीरे उन लोगों की हरकतों के बारे में तो बताना ही होगा ताकि जब उन्हें पूरा सच पता चले तो वो ज़्यादा हर्ट ना हो, वरना जब सब एक साथ पता चलेगा तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। जूल बोली शायद तुम सही कह रहे हो। सोना और आदित्य आपस में बात कर रहे थे, फिर उनके पास रॉबिन और जूल आ जाते हैं। सोना बोली अरे तू कहाँ चली गई थी? जूल बोली कहीं नहीं, यहीं थी। सोना बोली तूने मुझे बचाया वो अच्छा था, पर तूने दूध को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था, भाभी कितने प्यार से लाई थी। जूल बोली देख रायू हम तुझे कुछ बताना चाहते हैं पर तू ज़्यादा लोड मत लेना और बिल्कुल भी हर्ट मत होना। सोना बोली तुम मुझे ऐसे क्यों डरा रही हो? आदित्य जूल को चुप रहने का इशारा करता है और खुद सोना से बात करता है। आदित्य सोना के सामने घुटनों के बल बैठता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखो रायू तुम बहुत अच्छी हो और सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम पता लगा लेंगे, पर अभी तुम इतना जान लो कि आहान और उसकी भाभी दोनों मिलकर एक दवाई देते हैं जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ सकती है। सोना यह बात सुनकर एकदम हैरान रह जाती है। वो हड़बड़ाते हुए नहीं नहीं यह सही नहीं है, यह झूठ है, आहान और भाभी वो मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। सोना आदित्य का हाथ छुड़वाते हुए बोली। वो बहुत घबराने लगती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। आदित्य फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए देखो तुम पहले शांत हो जाओ और हमारी बात सुनो, पर वो अभी भी घबरा ही रही थी। आदित्य थोड़ा जोर से बोला तुम्हें मेरी कसम है एकदम शांत हो जाओ। आदित्य की तेज आवाज़ सुनकर वो एकदम शांत हो जाती है। आदित्य बोला हमने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी है, तुम खुद भी एक डॉक्टर हो ना, तो देखो इसमें क्या लिखा है। वो एक फाइल आगे बढ़ाते हुए बोलता है। सोना झट से वो फाइल ले लेती है और उसे पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो पढ़ती है उसकी हैरानी बढ़ती जाती है। यह सच नहीं है, यह सच नहीं है, वो मेरे अपने हैं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो फाइल को फेंकते हुए यह झूठ है, यह सब कुछ झूठ है। आदित्य बोला तुम खुद गई थी ना डॉक्टर के पास, तुमने खुद दिए थे ना सैंपल, तो फिर यह झूठ कैसे हो सकता है। सोना रोते हुए कैसे, आखिर कैसे कर सकते हैं वो लोग मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा है उनका, वो मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसा कैसे खेल सकते हैं। मेरी याददाश्त न आए इसके लिए वो मेरी जान तक ले सकते हैं। रोते रोते सोना ज़मीन पर बैठ जाती है। किसी ने भी सोना का ऐसा रोना देखा नहीं था। आदित्य आगे बढ़कर सोना को अपनी बाहों में भर लेता है। सोना भी आदित्य के सीने से लगकर रोने लगती है। आदित्य उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत कराता है तो सोना धीरे धीरे सुबकते हुए उसके सीने से लगकर ही सो जाती है। सोना को अपने इतने पास पाकर आदित्य को कितना सुकून मिला था यह तो बस वही जान सकता था, पर उसको उतना ही गुस्सा आहान और उसके घर वालों से था क्योंकि उसकी वजह से सोना की यह हालत थी। वह रॉबिन से बोला रॉबिन मुझे एक लास्ट काम करना ही पड़ेगा। रॉबिन बोला लेकिन सर अगर मैम के दिमाग पर कोई गहरा असर हुआ तो। कुछ नहीं होगा रॉबिन, आखिर वह मेरी सोना है, अब मुझे वो करना ही होगा। आखिर आदित्य सोना के साथ क्या करना चाहता है? क्या उसे सोना की याददाश्त वापस आ जाएगी या आदित्य के लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी? जब आहान को इन सब के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।